Hello, good morning students. Welcome to ELGA class. I am your ELGA teacher Kalpana Chauhan. Students, as you all of know, we have completed our unit 2. So in today's class, we will start our next unit, that is unit 3. But before starting our unit, let me explain the theme of the unit. For it, you have to just watch this video. What can you observe here in this video? You see it. So students, what can you observe here in this video? Tell me. Right, we observe there are different peoples who have physically challenged, right? But they never give up. देखा आपने? यहाँ पर different physically challenged person थे, लेकिन उन्होंने कभी भी give up नहीं किया, होप नहीं छोड़ी और उन्होंने अच्छी चीज़ों में अपना गोल अचीव किया. तो आपने ये वीडियो देखी तो हमारा जो यूनिट 3 होगा वो उसकी थीम यही है. One thing more students, we will start our unit 3, but before starting our chapters or stories, I'll tell you how to find out the meaning of new words. हम जब भी कोई न्यू चैप्टर रीड करते हैं तो उसमें क्या आते हैं, आपके पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है ना. तो हमें ये टेक्निक सीखनी है कि हम उन न्यू वर्ड्स का मीनिंग को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, वी विल वर्क लाइक अ डिटेक्टिव. हम एक डिटेक्टिव की तरह काम करेंगे कि हम अपने वर्ड्स की मीनिंग को कैसे फाइंड आउट करेंगे. राइट, वी विल फाइंड क्लूज एंड सॉल्व देम टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स द वे डिटेक्टिव्स डू. जैसे डिटेक्टिव्स करते हैं हम भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे. We will use these steps to find the meaning of new words. So students, here these are some of the steps to find out the meaning of new words, and these steps are LUPRC. This is a technique we will use to find out the meaning of new words. L stands for look. देखो आपने जो L है, L किसके लिए स्टैंड कर रहा है? look for the clues. आपने उस क्लू को क्या करना है, उस वर्ड को सबसे पहले देखना है, उसकी डेफिनेशन देखनी है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखने हैं, उसके सिनोनिम, एंटोनिम और इंटरफ्रेंसेस देखने हैं. राइट, सिनोनिम मतलब उसका जो सेम मीनिंग हो, एंटोनिम मतलब उसका अपोजिट वर्ड जो हो वो देखना है. आवर सेकेंड स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द वर्ड. हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हमें उस वर्ड को अच्छे से समझना है. आवर थर्ड स्टेप इज प्रिडिक्ट द मीनिंग. फिर हमें अपनी तरफ से कुछ प्रिडिक्शंस लगानी है, अजम्पशंस लगानी है. हम अज्यूम करेंगे कि क्या मीनिंग हो सकता है, गेस लगाना है. ठीक है. आवर फोर्थ स्टेप इज रीड द सेंटेंस. फिर हम उस जो वर्ड आया है हम देखेंगे कि उस पूरे सेंटेंस में उसका क्या मतलब बनता है. एंड लास्ट में चेक द मीनिंग. और फिर हम लास्ट में हम अपना क्या करेंगे, उस वर्ड का मीनिंग चेक करेंगे. राइट, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी न्यू वर्ड का मीनिंग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. चलो इसको और ब्रीफली देखते हैं कैसे हम
करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, लुकिंग फॉर द क्लूज, एल फॉर लुकिंग फॉर द क्लूज। तो उसमें 5 क्लूज थे, 5 टाइप के क्लूज हो सकते हैं। फर्स्ट वन डेफिनेशन, हम डेफिनेशन देख सकते हैं पहले उस वर्ड की। सेकंड सिनोनिम, सिनोनिम मतलब उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, सेम वर्ड होना, सेम वर्ड जैसा उसका मीनिंग होना चाहिए। एंटोनिम मतलब उसका अपोजिट वर्ड। अगर हमने जैसे गुड है, गुड का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, बैड, तो बैड क्या है उसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल्स चेक कर सकते हैं कि उसके रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड हम क्या एग्जाम्पल्स ढूंढें। एंड फिफ्थ वन इज इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस मतलब कि हम अपना गैस लगाएंगे। अगर हमारे पास ये चारों स्टेप्स नहीं है, चारों टाइप्स नहीं है, तो हम अपना गैस लगा सकते हैं, राइट। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, यस, अंडरस्टैंड द वर्ड। चलो पहले हम फर्स्ट देखते हैं क्लू वन डेफिनेशन। डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, समटाइम्स द वर्ड इज डिफाइंड और एक्सप्लेन्ड इन द सेंटेंस। जो वर्ड होता है, अगर हमें किसी का मीनिंग फाइंड आउट करना है, जिस वर्ड का, वो वर्ड किसी सेंटेंस में लिखा होगा, ठीक है, तो उस सेंटेंस से ही हमें उस वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो इस सेंटेंस को रीड करो, व्हेन नैना went to the zoo, she was lucky to see a seal which is a group of zebras। तो देखो यहाँ से कौन से वर्ड से आप मीनिंग मतलब गैस कर सकते हो, राइट। इन द नेक्स्ट स्लाइड देखो, हमने जो पढ़ा था सेंटेंस उसमें हमने क्या रीड किया था, नैना सी अ झील, ओके, विच इज अ ग्रुप ऑफ zebras। तो झील का मतलब हमें यहाँ से पता चल गया, सेंटेंस से ही पता चल गया क्या होता है झील का मतलब, अ ग्रुप ऑफ zebras, राइट। हमारा सेकंड क्लू क्या था, सिनोनिम यूज करना, है ना। सिनोनिम मतलब उसका सेम मीनिंग होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे हमने, देखो आप देख रहे हो एग्जाम्पल, एक गिफ्ट है, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट भी लिख सकते हैं और गिफ्ट भी। द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स आर सेम, दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, सेम है, दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। हमारा थर्ड क्लू क्या था, वी यूज एंटोनिम। एंटोनिम मतलब उसका ऑपोजिट वर्ड। देखो समटाइम्स अ वर्ड विद एन ऑपोजिट मीनिंग इज यूज्ड टू सजेस्ट द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड, लाइक बिग एंड स्मॉल, ओके। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो माई सिस्टर लव्स क्रिकेट बट आई डिस्पाइज इट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस वर्ड, इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि मेरी सिस्टर क्या लाइक करती है, उसको क्या पसंद है, शी लव्स क्रिकेट बट, लेकिन आई डिस्पाइज इट, लेकिन मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है। तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या हो गया, ऑपोजिट, राइट। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। तो देखो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, इजीली हम फाइंड आउट कर पाए मीनिंग। डिस्पाइज का मीनिंग क्या होता है, हेट, क्योंकि ये किसका ऑपोजिट है, लव्स का। लव्स का ऑपोजिट क्या होगा, हेट। तो हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर पाए ना। डिस्पाइज वर्ड हमें नहीं पता था मीनिंग क्या होता है उसका मीनिंग, लेकिन हमने गैस लगाया। गैस कैसे लगाया, अगर लव्स है, लव्स का उन्होंने ऑपोजिट लिखा है, एंटोनियम यूज किया है, वो है डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब क्या हो सकता है, फिर उसका उल्टा क्या हो सकता है, लव्स का हेट। तो हमें पता चल गया कि डिस्पाइज का मीनिंग क्या होगा, हेट, राइट। हमारा फोर्थ क्लू था एग्जाम्पल, ठीक है। समटाइम्स एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड इज यूज टू सजेस्ट इट्स मीनिंग। कभी कभी हमें कोई एग्जाम्पल भी ऐसा मिल जाता है जिसके थ्रू हम न्यू वर्ड का मीनिंग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। लाइक एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे, जैसे स्पोर्ट है, स्पोर्ट में क्रिकेट हो गया, फ्लावर्स में क्या हो गया, लोटस हो गई, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। स्पोर्ट का एग्जाम्पल लाइक क्रिकेट, फ्लावर का एग्जाम्पल लाइक लोटस। फॉर एग्जाम्पल देखो, read this line, most reptiles such as crocodiles, lizards and snakes lay eggs। बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड एंड स्नेक, जो कि अंडे देते हैं। तो अब देखो हमें यहाँ पे रेप्टाइल जो वर्ड था उसका मीनिंग नहीं पता था, लेकिन हमें एग्जाम्पल्स दे दिए गए उसके, जैसे क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स। व्हाट डज दीज मीन्स, a class of animals। animals है ना, crocodile, lizard and snake, all these are animals। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि reptiles का मीनिंग क्या होगा, a class of animal। तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू भी मीनिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
एंड लास्ट क्लू इज इनफ्रेंस. कभी कभी ऐसा होता है, sometimes none of the 4 clues that we learned about are used. We just have to make an inference or a guess based on what we have read and what we already know. Okay? तो कई बार हमें ये चारों क्लूज नहीं दिए होते, उस टाइम पे हम क्या लगाते हैं, अपना गैस लगाते हैं. गैस कैसे लगाते हैं? जो मैंने पढ़ा और उसके बारे में जितना भी जानता हूँ उससे उन दोनों को रिलेट करके मैं अपना गैस लगा लेता हूँ. ओके, जैसे एग्जाम्पल देखो, आयुष हैड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ 10,000 पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम. ही वॉज फीलिंग एंशियस. अब देखो आप, जैसे ही हम ये लाइन रीड कर रहे हैं कि आयुष ने परफॉर्म किया था 10,000 लोगों के सामने, पीपल्स के सामने उसने परफॉर्म किया है फर्स्ट टाइम, पहली बार वो परफॉर्म कर रहा है इतनी क्राउड के बीच में, इतने सारे पर्सन्स के बीच में. तो ऑब्वियस है क्या होगा, ही वॉज फीलिंग एंशियस. एंशियस मतलब खुशी तो होगी नहीं, जब इतने सारे एक साथ लोग हो और आप फर्स्ट टाइम किसी स्टेज पे जाओ तो कैसा लगता है आपको, थोड़ी सी घबराहट टाइप रहता है, नर्वसनेस होती है. तो यहाँ से मैंने गेस लगाया कि जो वर्ड एंशियस है उसका मीनिंग क्या हो सकता है, नर्वस. राइट? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था एल. ठीक है, एल फॉर लुकिंग फॉर द क्लूज. फर्स्ट स्टेप LUPRAC का. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमें सबसे पहले उनकी डेफिनेशन देखनी है, फिर उसके क्लूज हमारे क्या क्या थे. हमने 5 क्लूज पढ़े अंडर द फर्स्ट आपका जो था स्टेप एल के अंदर. ठीक है, पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला क्लू डेफिनेशन, सेकंड क्लू इज सिनोनिम, थर्ड क्लू इज एंटोनिम, फोर्थ क्लू इज एग्जाम्पल एंड फिफ्थ वन इज इनफ्रेंस. राइट? our second step is U for understand the word. वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज आपने सिर्फ फर्स्ट पढ़ना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल सी हाउ वी फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड. नाउ और सेकेंड स्टेप इज कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जो हम स्टोरी अपनी पढ़ेंगे अपने यूनिट्स में, उसमें जो ऑथर है, ऑथर का क्या पर्पस है, क्या पर्सपेक्टिव है उस स्टोरी को लिखने का. ठीक है, आप डेली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, राइट? और उन सबको कौन लिखता है, ऑथर्स लिखते हैं. ठीक है, एडिटर्स लिखते हैं, उसको एडिट करते हैं. तो जो किसी भी स्टोरी को, किसी भी पोएम को लिखते हैं, पोएट हो गए या ऑथर हो गए, तो वो किसी पर्पस से उस पोएम या स्टोरी को लिखते हैं. तो हम आज सबसे पहले यही इसमें पढ़ेंगे, हमारी फर्स्ट क्लास है ये, तो इसमें हम सबसे पहले यही करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि जो ऑथर है वो स्टोरी को क्यों लिख रहा है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है उस स्टोरी को लिखने का. ठीक है, तो क्या होता है, व्हाट इज एन ऑथर्स पर्पस, क्या होगा, व्हाट ऑथर पर्पस क्या होता है. एन ऑथर्स पर्पस इज देयर रीजन फॉर राइटिंग द टेक्स्ट. ऑथर पर्पस मीन्स कि एक ऐसा रीज़न जिसकी वजह से वो अपनी स्टोरी या पोएम को लिख रहा है. ठीक है, वो 4 चीज़ें यूज़ करता है. एनी ऑथर यूजेस 4 थिंग्स. फर्स्ट वन इज P, second one is I, and third one is fourth, and last S. P stand for persuade or inspire. I stand for inform. E stands for entertain, and S stands for share. Sentences. This ice cream is delicious. You must try it. It is the best dessert I have ever eaten. In fact, you should buy one today. तो देखो यहाँ पर क्या इंस्पायर कर रहा है, किसके बारे में इंस्पायर कर रहा है जो ऑथर है, आइसक्रीम के बारे में, कि जो ये आइसक्रीम है बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो, है ना. तो वो आपको क्या इंस्पायर कर रहा है यहाँ पे ऑथर, कि आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, इसे आप लो. ठीक है, तो आपसे क्या चाहता है वो ऑथर, कि आप क्या एक्शन परफॉर्म करो कि आप इस आइसक्रीम को देखकर आपके भी मन में आए कि आप जाकर आइसक्रीम को खरीदो. सेकेंड वन इज इन्फॉर्म. दूसरी चीज़ क्या होती है, जब कोई भी ऑथर स्टोरी लिखता है तो वो अपनी स्टोरी के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है अपने रीडर्स को. ठीक है, द ऑथर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक. किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता है. रीड फॉर एग्जाम्पल, रीड दिस. आइसक्रीम वॉज इन्वेंटेड इन चाइना hundreds of years ago. Today there are more than 1,000 different flavors of ice cream. देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ऑथर ने अब इन्फॉर्मेशन दे दी, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी,
आइसक्रीम के बारे में। तो आइसक्रीम कहाँ पे इन्वेंट हुई थी? चाइना में हुई थी, आज से 100 साल पहले, है ना। आज क्या है, आज के टाइम में बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन दे दी आइसक्रीम से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्या था आपका? एंटरटेनमेंट। एंटरटेन करने के लिए भी, जो रीडर है उनको एंटरटेन करने के लिए भी ऑथर अपनी स्टोरीज को लिखता है। द ऑथर ट्राइज टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द रीडर थ्रू एंजॉयमेंट। अब देखो, वो नॉर्मल अपनी स्टोरी लिखता रहेगा तो स्टूडेंट्स को मज़ा नहीं आएगा ना। आप भी किसी स्टोरी को रीड करोगे और वो बहुत बोरिंग सी है तो आप उसको नहीं पढ़ोगे। तो उसमें कुछ वो पार्ट ऐसा डालता है जिससे कि वो एंटरटेन करे आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। देखो, आइसक्रीम का टॉपिक लिया था, अब उसने आइसक्रीम की इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, ठीक है, अपना मोटिव भी बता दिया, इंस्पायर भी क्या करना चाहता था आपसे कि आप आइसक्रीम को खरीदो। अब थर्ड स्टेप में वो आपको एंटरटेन करना चाहता है, तो उसने आइसक्रीम के बारे में कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट फनी पार्ट लिखा जिसे पढ़कर आपको क्या आएगी? हंसी आएगी। रीड दिस। I eat ice cream with my friends all the time. One day, while I walking on the road, I fell down and the ice cream was all over my face. देखो, अब क्या हुआ? वो बताता है कि एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आइसक्रीम खा रहा था, तो क्या होता है, चलते चलते मैं रोड पर गिर गया, तो मेरे हाथ में जो आइसक्रीम थी वो सारी मेरे फेस पर लग गई और मेरे सारे फेस पर आइसक्रीम हो गई। तो कुछ इंजॉयमेंट हुआ ना, फनी हुआ, हंसी आती है सुनकर और सोचकर, इसको इमेजिन करके। तो ऑथर इसीलिए इसमें एंटरटेन वाला पार्ट भी कुछ डालता है अपनी स्टोरी में, राइट। फोर्थ क्या था हमारा? शेयर। द ऑथर राइट्स टू शेयर और एक्सप्रेस हिज हर ओन फीलिंग्स और बिलीफ। देखो, कोई भी ऑथर जो भी स्टोरी या पोएम लिखता है तो वो उसके थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है अपने रीडर्स के पास, ठीक है। तो इसमें देखो, अब क्या है, आइसक्रीम से रिलेटेड बात हुई थी, तो ऑथर ने क्या लिखा है? माई फादर यूज टू टेक मी टू एन आइसक्रीम शॉप एवरी संडे व्हेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल. We would laugh and eat together. Now I am 30 years old and I miss those times. I miss my father. अब देखो, यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर रहा है जो पोएट है, कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर मुझे आइसक्रीम शॉप पर लेके जाते थे, मुझे आइसक्रीम दिलवाते थे, हम आइसक्रीम खाते थे, हंसते थे। तो मैं अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं 30 साल की हो गई हूँ। आई एम 30 years old, और अब वो मेरा जो चाइल्डहुड वाला पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं उन सब चीज़ों को मिस कर रही हूँ। तो इसके थ्रू पोएट या जो आपका राइटर है, ऑथर है, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स? वो अपनी ये एक्सप्रेस कर रहा है कि उसे फील हो रहा है कि मेरा चाइल्डहुड चला गया, मेरे फादर मेरे साथ रहते थे, मुझे आइसक्रीम्स खिलाते थे, अब वो सब चीज़ें नहीं है। तो इसके थ्रू वो अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कोई भी ऑथर यूज़ करता है वाइल राइटिंग हिज और हर पोएम्स और स्टोरीज। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई, जब हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें ऑथर का पर्पस क्या है? सो दीज आर द स्टेप्स टू फाइंड द ऑथर्स पर्पस। आवर फर्स्ट स्टेप इज रीड द टेक्स्ट. We have to read the text carefully. Then second step is think about how it makes you feel. Third step is based on how you feel, make a guess about the author's purpose for writing the text. And our fourth step is collect evidence from the text to support the purpose. देखो, हमारे ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें जो टेक्स्ट दिया है उसको रीड करना है, फिर सोचना है कि हमें उसको पढ़कर कैसा लगा, हम खुश हो रहे हैं या हमारे माइंड में कुछ सैड वाली चीज़ें चल रही हैं, इमेजिनरी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। फिर थर्ड है, आप जैसा फील कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको गैस करना है कि जो ऑथर है वो क्या लिख रहा है। अगर वो आपके माइंड, आप ऐसा फील कर रहे हो उस स्टोरी को पढ़ के जो फ़नी है, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि आपको क्या पता चला कि आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, तो इट मीन्स कि जो ऑथर लिख रहा है वो कैसी स्टोरी है, एक फ़नी स्टोरी है, ठीक है। फोर्थ वन इज़ आपने एविडेंस कलेक्ट करनी है टेक्स्ट में से टू सपोर्ट द पर्पस, कि किस पर्पस से वो लिख रहा है, वो कुछ ऐसे एविडेंस कलेक्ट कर दिए, ठीक है। हम इसे कैसे करेंगे? वी विल डू यूजिंग अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। अब आप पूछोगे मैम व्हाट इज़ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर? तो देखो, सबसे पहले अब हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के बारे में ही पढ़ते हैं। क्या होता है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर? अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर हेल्प अस अरेंज आवर थॉट्स क्लियरली. There are many types of graphic organizers.
You have learned how to use them in previous unit. Example, we use Venn diagram. Okay, हमने Venn diagram यूज किया था ना अपने सेकेंड यूनिट में कि जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं उनको राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो और जो कॉमन ट्रेड है किसी भी टू पर्सन्स का उसको मिडल में लिख दो. ठीक है, तो ये आपका क्या था, वेन डायग्राम. ये एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर था. सो दिस इज द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दैट वी यूज टू फाइंड द ऑथर्स पर्पस. अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेप इज हाउ डिड आई फील ऑन रीडिंग दिस. क्या था, क्या आप जब स्टोरी पढ़ रहे हो तो आप उसको पढ़कर आपको कैसा फील हो रहा है. देन व्हाट इज ऑथर्स पर्पस, फिर उसमें आप सोचोगे कि ऑथर का क्या पर्पस है. देन आप एविडेंस कलेक्ट करोगे फ्रॉम द टेक्स्ट. Now let us look at how we can identify author's purpose using the graphic organizer we just saw. अब हम देखते हैं कैसे हम find out करेंगे. Just read the passage. Sami was scared. He usually walked with others to the village, but today he had to get to his job and no one else was able to go with him. To go to the town, Sami had to cross the forest. He was walking alone on the path to his job when he heard a noise in the woods. He started to walk faster. What if the noise was that of a bear? He heard it again. If the noise was that of a bear, he should not run. The bear would chase him. There was a loud cracking of a stick and a deer jumped out on the path in front of Sami. Sami breathed a sigh of relief. Only a deer. देखो समी क्या है, समी एक डरपोक टाइप का लड़का था. ठीक है, पर्सन था. वो ज़्यादातर लोगों के साथ ही जाता था, लेकिन एक दिन उसे अपनी जॉब पे जाने के लिए अकेला जाना पड़ा. कोई उसके साथ नहीं गया, तो उसे टाउन में पहुंचने के लिए एक फॉरेस्ट को क्रॉस करना पड़ता था. अब क्या होता है, जब वो अकेला जा रहा था फॉरेस्ट से तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है. उस आवाज़ को सुनकर वो डर जाता है और तेज़ तेज़ चलने लगता है. फिर वो सोचता है अगर ये आवाज़ एक भालू की हुई तो क्या होगा, वो भाग नहीं पाएगा. तभी क्या होता है कि झाड़ियों के बीच से आवाज़ आती है कुछ टूटने की, जैसे कि कोई लकड़ी वगैरह टूट रही है और उसमें से झाड़ियों में से एक हिरन बाहर निकल के समी के सामने आ जाता है. तो समी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि चलो ये डियर है, एक बियर नहीं है. Now the same question arises, how do we identify the author's purpose? अभी हमने जो ये पढ़ी स्टोरी, इसमें ऑथर का पर्पस क्या था. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने क्या किया था, हाउ डिड आई फील ऑन रीडिंग दिस. आपको पढ़ने में, इस स्टोरी को पढ़ने पे आपको कैसा लगा. आई फील एक्साइटेड. आप एक्साइटेड हुए ना कि क्या चल रहा था, क्या है, उसको डर क्यों लगा, है ना. आई फील एक्साइटेड. दूसरा पॉइंट, आई वॉन्टेड टू नो वट वुड हैपन टू समी. फिर उसके बाद क्या हुआ, जब डियर सामने आ गया उसके बाद क्या हुआ समी के साथ, तो आप एक्साइटेड हो ना जानने के लिए. फिर हमारा देखो सेकंड स्टेप क्या था, व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस. फिर हमने सोचना है जैसे ओके, नाउ वी विल डू सम ग्रामर पार्ट. राइट, इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट वर्ब टेंसेस. स्टूडेंट्स रीड दीज सेंटेंसेस बिलो. शी पेंट्स एवरी डे. Yesterday my mom painted using oil paints. Tomorrow she will paint using watercolors. Firstly, you identify the verbs in the three sentences used in these three sentences. Find out the verbs. Right. These are paints, painted and will paint. As you can see, the same verb is used differently. You can say the same verb is used differently. Paint, painted, will paint. Right? These same verbs is used differently. So tell me, when is the action happening in each sentence? सोचो कब हुए हैं ये सारे actions कब हुए हैं हर sentence में. Yes, the same actions happening in 3 different times. Right? Now, can you understand how the same verb changes with time? कैसे ये verb change हो रही है टाइम के साथ. देखो, जब हमारा past tense था उसमें जो हमारी verb paint थी वो कैसे हो गई, painted. Present tense में वो क्या बन गई, paints. And future tense में वो क्या बन गई, will paint. तो इस तरीके से 3 different times में हमारी जो verb है वो भी क्या हो गई, change हो गई. ठीक है.
द वर्ब टेल अस विच एक्शन इज हैपनिंग. वर्ब हमें क्या बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. और जो वर्ब टेंस होता है वो हमें क्या बताता है. द वर्ब टेंस टेल्स अस व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग. वर्ब टेंस हमें बताता है, जैसे पेंटेड हो गया आपका, यहाँ पे देखो हमें वर्ब टेंस क्या बताता है. पेंटेड, पेंट्स एंड विल, ये तीनों चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि ये कब कब परफॉर्म हुई है, किस टाइम में परफॉर्म हुई है. राइट. चलो अब हम इसे ब्रीफली पढ़ते हैं अच्छे से हमारी टेंसेस के बारे में. आप फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट टेंस. रीड द सेंटेंस. माई मॉम पेंट्स एवरी डे. दिस इज कॉल्ड द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब. क्या होता है इसमें, देखो पेंट्स है, ये आपको क्या बता रहा है. जस्ट लुक एट द एक्शन इज अ हैबिट और अ रूटीन. यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो आपको क्या बता रही है. वर्ब हमें ये बता रही है कि ये जो एक्शन है वो कैसी है किसी भी पर्सन की, या तो ये रूटीन में है या उसकी हैबिट है. तो यहाँ पे लिखा है ना, माई मॉम पेंट्स एवरी डे. मेरी मम्मा हर रोज़ पेंट करती है, मतलब उसका ये रूटीन है उसकी मदर का कि उसको पेंट करना ही करना है. वी एड एस ओनली फॉर ही और शी. देखो हम एस तभी लगाएंगे जब ही और शी लिखा होगा. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, अगर आई लिख रहे हैं तो आई पेंट आएगा, यू लिख रहे हो तो यू पेंट आएगा. राइट. लेकिन देखो शी आ गया तो पेंट्स लिख गया, ही आया तो हमने पेंट्स एस ऐड कर लिया. ठीक है. वी आया तो वी में सिंपल पेंट, दे आया तो दे में पेंट. तो वी एड एस ओनली फॉर ही और शी. राइट. नाउ सेकंड इज, read this sentence. Yesterday she painted using oil paints. This is called the simple past tense. Right. हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, ed. देखो यहाँ पे पेंट हमें क्या बता रहा है, जो वर्ब है हमारी, ये हमें क्या बता रहा है. द एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम ये सेंटेंस किसी को, ये बात हम किसी को बता रहे थे, उस टाइम तक जो काम था वो ख़त्म हो चुका था. ठीक है. येस्टरडे शी पेंटेड यूजिंग ऑयल पेंट्स. तो जो हम ये बात बता रहे हैं कि कल उसने पेंटिंग करी थी अपने ऑयल पेंट से. तो उसने कल स्टार्ट करी थी अपनी पेंटिंग, मतलब ख़त्म हो चुकी है. लेकिन अब मैं ये उसकी बात बता रही हूँ उस पर्सन की कि उसने पेंट किया था कल, तो क्या हुआ, अब मैं इस टाइम तक बताने टाइम तक उसका वो काम ख़त्म हो चुका था ना. ठीक है. वी एडेड ई डी और डी टू द वर्ब. हम ई डी और डी यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, किसके साथ, वर्ब के साथ. जैसे लाफ है, लाफ के साथ हमने लाफ लगा दिया, ई डी यूज़ कर लिया. ठीक है. टेस्ट हमारा वर्ब था, उसमें वी यूज़ ओनली सिंपल डी, वी एड डी, तो हमारा क्या बन गया, टेस्टेड. राइट. नाउ रीड दिस सेंटेंस. टुमारो शी विल पेंट यूजिंग वाटर कलर्स. अब हमारा ये कौन सा टेंस है, दिस टेंस इज सिंपल फ्यूचर टेंस. राइट. हमने विल यूज किया, द एक्शन विल टेक प्लेस आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. पास्ट टेंस में हमने किया था कि जो हम बात अब बता रहे हैं उस टाइम तक वो काम जो था ख़त्म हो चुका था. लेकिन फ्यूचर टेंस में हम क्या बता रहे हैं कि जो हम बात बोल रहे हैं उसके बाद वो काम आगे शुरू होगा, स्टार्ट होगा. राइट. द एक्शन विल टेक प्लेस आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. We will add will. Right. We will add will. Examples, we will dance, he'll taste. Right. So the word tenses changes to show the action taking place at different times. देखो times के बारे में बता रहा है, different times का कौन सा time होगा वो हमें कौन बताएगा, verb tenses. ठीक है. पेंट्स है, we use s, मतलब वो present tense की बात कर रहा है क्योंकि वो किसी का रूटीन है. ठीक है, या उसकी हैबिट है. नेक्स्ट हमारा क्या था, पेंटेड, वी यूज़ ई डी. राइट. मतलब कि जब तक हम जो बात बता रहे थे उस टाइम तक वो काम हो चुका था, मतलब वो पास्ट में काम हो चुका था. नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस. राइट. फ्यूचर में हमने क्या देखा कि वो जो हम बात अभी कह रहे हैं किसी के बारे में, उस काम को वो आगे करेगा, विल पेंट, जैसे कि उसे वो आगे कल पेंट करेगा. ठीक है. उसकी मदर डेली पेंट करती है, उसने कल ऑयल पेंट से अपना पेंट पूरा कर लिया था. राइट.
सो वो ये हमारे क्या थे, टेंसेस थे, ठीक है, वर्ब टेंसेस थे। अब हम पढ़ेंगे अपने नरेटिव के बारे में। नरेटिव्स क्या होते हैं? वी रीड अबाउट पर्सनल नरेटिव, राइट? नाउ रीड अलाउड द फॉलोइंग पैसेज। द मोस्ट interesting day of my life. At the end of the most interesting day of my life, I had a fever. It was a crazy day, but I had a lot of fun. All days are not the same. I am describing the day that I can never forget. Next, I woke up early in the morning as I was very excited. When I got up in the morning, the first thing I did was give a big hug to my parents for permitting me to go out with my friends. I felt like a grown-up and promised that I would take care of myself. The movie was at 3 p.m. Next, I reached the mall and met all my friends. We roamed around doing window shopping. We did not realize how time flew. We looked at our watches and realized it was almost 3 p.m. We had to because the theater was on the 4th floor. The theater was full because it was the first show of Harry Potter. I had reached the book and knew that the movie would be even more exciting. We bought popcorn, chips and cold drinks to eat in the cinema hall. After the movie, all of us decided to go to the park near the theater and play for some time. We were having so much fun that we lost track of time. It was 8 p.m. already. It started to rain and none of us had an umbrella. I reached home at 9:30 p.m. and I was completely drenched. That is how I got a fever. I was very tired, but I was happy. The day had been wonderful. Although I had a fever, at the end of the day, I had the best day with my friends. So students, now you read the story, okay? Now tell me these following questions, okay? Tell me the answers of these following questions. First question is, what was this story about? What do you think the person wrote it? Why do you think the person wrote it? How do you think the person was feeling when they wrote it? And last question is, which sentence shows you that? देखो किसके बारे में हो सकती है स्टोरी जो आपने अभी पढ़ी. फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, why do you think the person wrote it? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उसने ये स्टोरी लिखी होगी? How do you think the person was feeling when they wrote it? आपको क्या लगता है कि जब इस पर्सन ने ये स्टोरी लिखी होगी तो वो उसकी क्या फीलिंग रही होगी उसके दिल में? और फिर आपको बताना है, उस सेंटेंस को ढूंढना है जो आपको उसकी फीलिंग के बारे में बताता है. सो हम डिस्कस करते हैं. चलो जो क्वेश्चंस आए थे, पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज दिस स्टोरी अबाउट? किसके बारे में हो सकती है स्टोरी? द स्टोरी वाज अबाउट द ऑथर डिस्क्राइबिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग डे ऑफ देयर लाइफ. ऑथर ने ये स्टोरी किसके बारे में लिख रही है? अपनी ज़िंदगी का जो उसका सबसे इंटरेस्टिंग डे था उसके बारे में लिखी है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू यू थिंक द पर्सन रोट इट? क्यों लिखी होगी उसने स्टोरी? अभी हमने पढ़ा है कि हमने कैसे पता करना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑथर्स फॉर राइटिंग अ स्टोरी और अ पोएम, हाँ ना. द ऑथर रोट इट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, वॉचिंग अ मूवी, प्लेइंग एंड देन गेटिंग अ फीवर. उसने क्यों लिखी? क्योंकि वो बताना चाह रहा था, अपने एक्सपीरियंस बताना चाह रहा था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, उसने मूवी देखी थी, कैसा लगता है फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने में, खेलने में, और उसके बाद इतना अच्छा दिन निकलने के बाद और आपको लास्ट में क्या हो जाए, फीवर हो जाए, तो उस टाइम कैसा लगेगा. इसीलिए उसने ये स्टोरी लिखी होगी. हाउ डू यू थिंक द पर्सन वॉज फीलिंग व्हेन दे रोट इट? जब ऑथर ये अपनी कहानी लिख रहा होगा उस टाइम पे उसकी फीलिंग क्या होगी, लिखते टाइम उसे कैसा लग रहा होगा? द ऑथर वॉज फीलिंग एक्साइटेड एंड हैप्पी व्हेन दे रोट इट. वो बहुत खुश हो रहा होगा. आप भी जब अपना कोई लाइफ का कोई बात किसी अपने फ्रेंड को बताते हो तो आप भी कैसे एक्साइटेड होके बताते हो ना. देखो, और लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिससे आपको पता चलता है कि वो अपनी फीलिंग्स, कौन सी फीलिंग शो कर रहा है. तो हमारा क्या था, कौन सा था हमारा स्टोरी से कैसे हमने फाइंड आउट किया, वी वर हैविंग सो मच फन दैट वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. हम इतने ज़्यादा खुश थे कि हमें अपने समय का अंदाज़ा ही नहीं रहा. ठीक है. वेरी टायर्ड बट आई वॉज हैप्पी. थक गए थे लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खुश थे. द डे हैड बीन वंडरफुल. डे कैसा था, बहुत वंडरफुल था. आई हैड द बेस्ट डे विद माई फ्रेंड्स.
तो ये सब कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनसे हमें पता चला कि ऑथर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी स्टोरी के बताने के लिए, राइट। सो द क्वेश्चन अराइजेस, whose story was being told, the authors or someone else? अब जो हमने स्टोरी पढ़ी, ठीक है, द स्टोरी दैट वी रीड जस्ट रीड इज कॉल्ड अ पर्सनल नरेटिव। देखो जो हमने स्टोरी अभी ये पढ़ी है ये किसके बारे में थी? ऑथर अपने लिए बता रहा था ये स्टोरी को या किसी और की स्टोरी को बता रहा था? बताओ किसकी बता रहा था स्टोरी? अपनी पर्सनल बता रहा था ना, अपने बारे में ही बता रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस स्टोरी को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल नैरेटिव बोलेंगे, ठीक है। इन अ पर्सनल नैरेटिव द ऑथर डिस्क्राइब्स देयर पर्सनल स्टोरी। जो पर्सनल नैरेटिव होती हैं उसमें जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, वो क्या करता है? अपनी पर्सनल स्टोरीज को बताता है, ठीक है। उसी के बारे में वो कहानी को लिखता है, अपनी पर्सनल स्टोरी को ही कहानी का रूप देके उसको लिखता है, राइट। वाई डू वी राइट पर्सनल नरेटिव? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है पर्सनल नरेटिव के बारे में हमें पता चल गया, बट द क्वेश्चन इज वाई डू वी राइट पर्सनल नरेटिव? हम पर्सनल नरेटिव क्यों लिखते हैं? देयर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर राइटिंग पर्सनल नरेटिव्स। देखो क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। देखो फर्स्ट रीजन, टू एंटरटेन, हम किसी को एंटरटेन करने के लिए लिख सकते हैं, किसी को इंस्पायर करने के लिए लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपना पर्सनल नैरेटिव लिख सकते हैं, और इवोक इमोशंस, अपने इमोशंस के बारे में बताने के लिए हम अपने पर्सनल नैरेटिव्स लिख सकते हैं। कोई भी पर्सनल अपनी जो चीज़ है हम वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस है, राइट। ऑल ऑफ अस हैव स्टोरीज टू शेयर। वी राइट पर्सनल नैरेटिव्स इन सच अ वे दैट द रीडर फील्स एंगेज। There are some things we need to keep in mind while writing a good personal narrative. These are called parameters. देखो सी, हम लोगों की सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हम किसी को बताना चाहते हैं, है ना। आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसी स्टोरी होंगी, एक्सपीरियंस होंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप मेरे से शेयर करना चाहते होगे या किसी को भी, अपने फ्रेंड को भी बताना चाहते होगे, ठीक है। तो जब भी हम पर्सनल नैरेटिव लिखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसे पढ़ते टाइम, उस स्टोरी को पढ़ते टाइम जो आपका रीडर है वो उसको अच्छे से पढ़ ले, वो बोर ना हो उस पर्सनल नैरेटिव से, ठीक है। तो फॉर राइटिंग दीज पर्सनल नैरेटिव हमें कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। और इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? दैट थिंग्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स, राइट। क्या बोलते हैं हम उन्हें? पैरामीटर्स। तो हमें कुछ पैरामीटर्स को अपने माइंड में रखना होता है जिनके बाद हम पर्सनल नैरेटिव लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ अ गुड पर्सनल नैरेटिव। अब देखो हम देखेंगे वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू वी कैन राइट अ गुड पर्सनल नैरेटिव। आवर फर्स्ट पैरामीटर इज आइडियाज, ओके। सबसे पहला पैरामीटर क्या है हमारा? आइडियाज। वी शुड यूज द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स टू ऐड डिटेल्स टू आवर नैरेटिव। हम अपना ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, राइट। दूसरा हमारा सेकंड पैरामीटर क्या है? प्रेजेंटेशन, ओके। फिर हम उसे कैसा प्रेजेंट करेंगे? वी शुड राइट नीटली एंड इन द करेक्ट फॉर्मेट। हमें बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है और करेक्ट फॉर्मेट में उसको लिखना है, ठीक है। हमें अपनी प्रेजेंटेशन सही से देनी है तभी अच्छा लगेगा। Our third parameter is word choice. We should use interesting and different words in our story. हमें देखो बोरिंग से वर्ड यूज़ नहीं करने अपनी स्टोरी को लिखते टाइम, ठीक है। हमें अच्छे इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज़ करना है। नेक्स्ट पैरामीटर इज ग्रामर। वी शुड यूज़ करेक्ट ग्रामर एंड करेक्ट टेंसेज। हमें अपने नैरेटिव में, पर्सनल नैरेटिव में करेक्ट ग्रामर और करेक्ट टेंसेज को यूज़ करना है, ओके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर ऑफ सेंटेंसेस। फिर हमें क्या यूज़ करना है? हम कितने सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं अपने नैरेटिव को लिखने के लिए। नहीं हमने 30-40 पेज का लिख दिया नैरेटिव तो रीडर क्या हो जाएगा, उसमें बोर हो जाएगा ना। तो इट शुड हैव 20 to 25 सेंटेंसेस। जो अच्छा आपका नैरेटिव होता है वो सिर्फ 20 से 25 लाइन्स के बीच में होता है। देयर शुड बी अ गुड मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। उसमें हम छोटे सेंटेंस और लॉन्ग सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ छोटे यूज़ करो या ओनली लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स टू राइट अ गुड पर्सनल नैरेटिव। तो आज की क्लास के लिए आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास, ओके। Thank you students. Have a nice day and take care of yourself. Bye bye.